हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलरनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 20 जून और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। आज अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है डेली की तरह, हाल ही में ऑटिस्ट गौरव दिवस कब मनाया गया? ऑटिस्ट गौरव दिवस, ऑटिस्ट प्राइड डे, ये जो है ऑटिज्म से पीड़ित लोग जो होते हैं उनके लिए होता है और ये हर साल 18 जून को जैसा मनाया जाता है। 18 जून को देखो होता है ऑटिज्म अवेयरनेस डे, एक होता है जैसा कि 18 जून को मनाया जाता है ऑटिस्ट प्राइड डे। अब ऑटिस्ट क्या होते हैं या कहें ऑटिज्म रोग क्या होता है? एक्चुअली में ना, इसमें बोलने से संबंधित एक विकार होता है। कोई व्यक्ति होता है जो बातचीत नहीं कर पाता है, मतलब जैसे जो कोई लोग होते हैं ना, बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी हकलाते हैं, थोड़ा सा रुक रुक के बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा कभी कभी घबराते हैं और मतलब स्पीडली जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं लगातार बोलते जाते हैं, वो लोग लगातार नहीं बोल पाते हैं। उनको जैसे हम बताएं तो ये विकार है, ठीक है। तो आपको विकार रोग के बारे में अंतर बताया है ये हमने। तो विकार होता क्या है? वो जन्मजात हो सकता है, मतलब किसी किसी को जन्म से ही होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है जैसा कि, लेकिन ये जो रोग होता है शॉर्ट टर्म के लिए भी जैसे हो सकता है। किसके मतलब किसी किसी का लाइफ टाइम होता है, किसी किसी का थोड़े टाइम तक रहता है, मतलब कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक रहता है। इस तरह से कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे मान लो आपको बुखार हो गया है, अब आपको पता है बुखार है, आपको बीमारी हो गई है, तो बीमारी ठीक भी तो हो सकती है ना। विकार हो जो होता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है। और इस बार की थीम अगर बात करें लेकिन, तो क्या है इसकी? अपोलॉजिकली एंड एपोलॉजिकली ऑटिस्ट, ये क्या है इसकी थीम है इस बार की, जो इस बार की है अनपॉलिटिकली ऑटिस्ट जो है, ये इस बार की थीम रही है। अगर विश्व ऑटिज्म की बात करें तो ये 2 अप्रैल को आपको बताना है, विश्व ऑटिज्म की बात हो रही है। और ऑटिस्ट प्राइड डे पूछा जाए तो ये कब बताते हैं आपको? 18 जून को बताया जाए। 2005 के इसकी शुरुआत हुई थी। कब से? 2005 से शुरुआत हुई थी यहाँ पे। अब अगर यहाँ पर हम महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो जून में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं रिवीजन में, इनका रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यहीं पे बात करें 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून की बात करें तो 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाते हैं। 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। 14 जून को जैसा बता दें कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ब्लड डोनर डे। इसी तरह अब अगला, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 4 दिसंबर को एक दिवस घोषित किया है। जब भी कोई नया दिवस घोषित होता है तो उसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा घोषित होता है, क्योंकि यही लोग ये घोषित करते हैं कि कौन सा डे किस दिन मनाया जाएगा। अब जनरल असेंबली ने इसे डिक्लेयर किया है कि 4 दिसंबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोसिव मेजर्स के रूप में मनाया जाएगा, यानी एक तरफा बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाएगा। ये इस बारे में ही मनाया जाना, मतलब इस साल से हो रहा है, इस बार से शुरू हुआ है, क्योंकि अभी दिसंबर नहीं आया है, ये पता है ना अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून। तो 2025 में शुरुआत होगी इसकी। 4 दिसंबर को ये मनाया जाएगा पहली बार। उसके बाद से हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाने लगेगा। कौन सा दिवस? ये दिवस मनाया जाना है, कौन सा है ये? एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 दिसंबर से अब 2025 से शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय नौसेना ने कहां पर INS अर्नाला कमीशन किया? INS अर्नाला ये है नया एंटी सबमरीन शिप है, मतलब ये सबमरीन को खत्म करने वाला एंटी सबमरीन शिप है। ये वाईजैक में विशाखापत्तनम में इसका उद्घाटन किया गया है। विशाखापत्तनम को ही वाईजैक भी कहते हैं, तो यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इंडिया फर्स्ट जो इंडिजिनस एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला कमीशन इन वाईजैक यानी विशाखापत्तनम यहाँ पर हो रहा है। इस श्रृंखला में अगर बात करें, ये पहला INS अर्नाला एंटी सबमरीन है वारफेयर, जो सर्फ वाटर एयरक्राफ्ट सीरीज में अभी और भी ऐसे जैसे कि 5 शिप बनाए जाएंगे। ये शिप बनाया जा रहा है।
क्या है, GRSC के द्वारा है, बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ L&T की भी मदद ली गई है। जनरल अनिल चौहान जी ने, जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है, इन्होंने, ये डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जैसा कि भारत के हमारे इस टाइम वर्तमान में, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसे कमीशन किया है। तो अब ये कमीशन किया है, 77.6 मीटर लंबा है, ये 1490 टन वजन है, इसका वेट है जो। खैर अगर इससे सबसे ज्यादा उतना मतलब है नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितने रुपए का फास्टैग NHAI मतलब नहाई वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो साथियों हम बताते हैं आपको, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 3000 रुपए का एक वार्षिक पास सिस्टम शुरू किया है। आपको जैसे हम बता दें कि ये जो आप इसमें जो सिस्टम लॉन्च किया ना, किस बेस पर है। अब इसमें क्या है, टोल टैक्स है जो सिर्फ एक तरीके से ₹15 में नितिन गडकरी ने ऐलान किया हुआ है। 3000 रुपए दे करके साल भर आप हाईवे ट्रेवल कर सकते हैं, एक मतलब पर्सन की बात हो रही। इसके लिए उनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक बार 3000 रुपए का ये पास ले लिए तो 200 बार तक की ये लोग टोल क्रॉसिंग क्रॉस कर सकेंगे, कोई भी व्यक्ति हो। 3000 रुपए एक बार दिया साल भर का, उसके बाद साल भर में आप 200 बार टोल टैक्स से फ्री हो सकते हो, मतलब उसमें फ्री आप निकल सकते हो बिना पैसे दिए। इसमें क्या फायदे होंगे और किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? अगर एक साल या 200 यात्रा, मतलब जो 200 बार हम लोग घूमने जाते हैं टोल टैक्स से निकलते हैं, ये वाला है, तो आप एक साल में कितनी बार जो हाईवेज है उस पर यात्रा कर सकते हो, ये भी डिपेंड करेगा। अब आप मान लो आप 200 बार यात्रा पर वैलिड है आपका, आपको पता है 3000 रुपए दे के आप एक साल में 200 बार टोल टैक्स से निकल सकते हो, ठीक है। तो 3000 रुपए का ये पास पड़ेगा आपको, तो आप समझ सकते हो कि ₹15 एक बार में देना पड़ेगा। मात्र एक जो आप टोल टैक्स निकलते हो ना, सोचो तो ₹15 कितने, 15 रुपए सिर्फ आपको देने पड़ेंगे। आपको एक टोल टैक्स क्रॉस कर सकोगे, जिससे कि टोल होता है, टोल क्रॉस करते हैं सब लोग, तो आप 15 रुपए दे के निकल जाओगे। तो इससे आपको ये क्लियर होगा कि टोटल 200 बार निकल सकते हो साल भर में, और पेमेंट कितना करना है आपको, 3000 रुपए एक साल का। तो ये 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला, कब से, जब हमारा स्वतंत्रता दिवस जैसे मनाते हैं 15 अगस्त को हर साल, तो इसी दिन से शुरू होने वाला। इस बार 2025 से आने वाले 15 अगस्त के बाद से ये लागू हो जाएगा और लोग इसको यूज कर पाएंगे। और ये जो है टैग NHAI वार्षिक पास है, लेकिन केवल पर्सनल वाहन के लिए है। ध्यान रहे, आपको ये याद रखना है, किसके लिए, पर्सनल व्हीकल के लिए, मतलब जो पर्सनली कोई यूज करता है डिटेल के लिए। आप इसमें समझ सकते हो कि जैसे कि कोई ऐसा नहीं कि मतलब पब्लिकली सबके लिए नहीं, मतलब पर्सनल जो यूज करते हैं उनके लिए ये है, ये रेगुलेंस है। और कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा ये भी आपको इसमें समझना होगा। आप इसके फायदे भी उठा सकते हो, जैसा कि अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया गया है? किस देश के खिलाफ हो रहा है ये ऑपरेशन 2 प्रॉमिस शुरू किया गया है? तो देखिए हम आपको बता दें कि ये ऑपरेशन 2 प्रॉमिस शुरू किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, इजराइल के लिए गया है। इजराइल देश है, जैसे आपको पता ही है, ईरान और इजराइल के बीच में ये अभी भयंकर युद्ध चल रहा है। अब तो एक तरीके से युद्ध की स्थिति भी आ चुकी है इसमें और वॉर डिक्लेयर ही कर दिया गया है। जैसा कि दोनों ने, और इजराइल ने जैसे आप बात करें तो राइजिंग लायन शुरू किया है, ठीक है। इसका जैसे हम आपको बता दें कि इजराइल ने राइजिंग लायन शुरू करके क्या किया है, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स और उसके जो बहुत सारे एयर बेस वगैरह है ना, और मिलिट्री बेसेस हैं, उनको समाप्त किए थे, उसको डिस्ट्रॉय किया था। इसके जवाब के बदले में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस ये है इजराइल ने राइजिंग लाइन के जवाब में। तो ये दोनों का ही जो ऑपरेशन का नाम है, आपको ये याद रखना होगा। और ईरान और इजराइल ने, अमेरिका की भी एंट्री हो गई, जैसा कि इसमें बता दें, अमेरिका भी खुल करके सामने आ चुका है अब। और अमेरिका क्या कर रहा है, अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहा है। मतलब ये जो ट्रेनिंग का मुद्दा है, जो हम बात करें इस बार, हम आपको बता दें कि जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लियर है, ये आपको देखे ही होंगे, आपने सुना ही भी होगा कि ये जो देश दुनिया, ये जो अमेरिका है ना, बीच में हर जगह पे टांग अड़ाता रहता है अपनी। किसी के मैटर चल रहा हो, जैसे हमारे यहाँ भारत में ही अभी क्या चल रहा था, पाकिस्तान भारत का मैटर चल रहा था, उसमें अपने बीच में टांग अड़ा था। लेकिन अभी क्या है, ये इसकी बात छोड़ो, खैर अब यहाँ पे बात करते हैं ईरान की बात करें तो ईरान, आपको हम बता दें मैप में कहाँ देखते हो आप,
मैप अगर आप अपने मोबाइल में खोलोगे या कहीं भी जैसे आप देखते हो मैप में, वर्ल्ड मैप देखोगे तो उसमें आपको ईरान कहाँ दिखेगा? पहला तो अपना भारत आप जानते हो कहाँ पर है, उसके बगल में पाकिस्तान है, फिर है ईरान। अब पाकिस्तान देखोगे तो अफगानिस्तान पड़ेगा उसी तरफ, और थोड़ा सा साइड में इधर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे ना हिंद महासागर की तरफ को, तो आपको दिखेगा उसके बगल में, पाकिस्तान के बगल में दिखेगा आपको ईरान। ये है ईरान, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अपना प्यार भारत, अपना इंडिया आपको पता ही है कहाँ पर है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल भी ईरान के बीच में इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है, जैसा कि इन दोनों के बीच में। अब अगला क्वेश्चन हमारा, टीसीएस ने वित्तीय परिचालन को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो टीसीएस ने अभी सीईबी के साथ में जैसा कि समझौता किया है। सीबी एक यूरोपियन बैंक है और इसका पूरा नाम अगर बताएं तो काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है टीसीएस ने। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये टाटा ग्रुप को जो आईटी वगैरह जैसे कंपनी का डिपार्टमेंट संभालती है वो है टीसीएस। तो टीसीएस ने पेरिस में स्थित एक काउंसिल ऑफ यूरोप जो डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक साझेदारी की है। किस लिए? जिससे बैंक की जो जटिल वित्तीय मिलान प्रणाली है उसको और ज्यादा अच्छा, मतलब सुटेबल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्न बनाया जा सके, आधुनिक बनाया जा सके। इसमें एआई और ऑटोमेशन जैसी जो अत्याधुनिक, मतलब जो मॉडर्न तकनीकें होंगी डिजिटल, उन्हें शामिल करा जाएगा। बेसिकली बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो टीसीएस की मदद लेती है और टीसीएस से हेल्प लेती है, जैसा कि टीसीएस से टेक्नोलॉजी लेती है। टीसीएस उसको सर्विस प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में एंड बैंकिंग इक्विपमेंट प्रणाली के रूप में भी। वैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि ये टाइम पर जो ना बैंकिंग सिस्टम्स में जो सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज्यादा आगे है ना, तो आप इस समझो कि जैसे जब से ये यूपीआई सिस्टम आया है पूरी दुनिया को चौंका करके रखा हुआ है इसने। ये इंडिया वालों ने क्या ही बना दिया, जैसा कि जब ऐसा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बिल्कुल एक पर्सन को, मतलब एक व्यक्ति को बैंक टू बैंक ट्रांसफर करवाता है और बिना किसी बिचौलिए के, मतलब डायरेक्ट करते हैं हम लोग। डायरेक्ट ही होता है ना, जब किसी को हम पे करते हैं तो कोई दूसरा थोड़ी ना आता बीच में तीसरा कि भाई हम तुम्हारा ट्रांसफर करवा रहे हैं। डायरेक्ट हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे मर्चेंट हो, चाहे शॉप में हो, या किसी को भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है इंडिया ने, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। तो ये भी फ्रांस वगैरह में अब चलने लगा है, जैसा कि। और खैर पेरिस काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक जो ये अपना कुछ इन में काम करवा रही है। अब जिससे इसका क्या होगा, प्रणाली कुशल हो सके, पारदर्शी हो सकेगी और मॉडर्न भी हो सकेगी। मामले को अगर हम समझें तो इसमें 1956 में सीईबी की स्थापना हुई थी और सदस्य देश कितने हैं? इसमें 56 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? तो मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली मतलब मोबाइल से दूर से जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, पर्सन होते हैं, ई वोटिंग कर सकेंगे। कैसे? अब ये शुरुआत कहाँ पे हो रही है? बिहार में शुरू किया गया है। बिहार में नगर निकाय जो चुनाव में ये शुरुआत की गई है। और जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं ना, नगर निगम वाले, इन सब वाले में क्या होगा, इनको अभी चुनाव में ये सुविधा शुरू की गई है। वोटिंग सिस्टम है फॉर अर्बन पोल्स, मतलब तो अर्बन एरिया जो होता है ना, वहीं पर नगर निकाय होते हैं और ग्रामीण एरिया भी जो होते हैं, तो वहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, या जैसे कि हम लोग पंचायती चुनाव कहते हैं वो। तो ये जो नगर निकाय के जो चुनाव है उनमें लागू हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जो पुष्टि है वहां के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद, इन्होंने की है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये शुरुआत की गई है। बिहार बन गया है पहला राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला। और दुनिया में क्या कोई कहीं और भी ऐसा होता है? हाँ, एस्टोनिया में। एस्टोनिया एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है। मैंने आपको जैसे आपको बताया होगा कि ये एक यूरोप है ना, यूरोप का इकलौता एक देश है जहां पर पूरा जो देश है, देश भर में ई वोटिंग सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। हालांकि ये लोग बहुत छोटे देश होते हैं, मतलब इनमें यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, ना ही उतना ज्यादा धांधली वगैरह को लेकर के कोई उतना यहाँ पर प्रेफर करता है, ध्यान देता है। छोटा सा देश है और एक तरफ जहाँ पर बयान बात करें तो उसी तरफ वो लोग आराम से जीते हैं। खैर, राष्ट्रव्यापी ई वोटिंग सफलतापूर्वक यहाँ पर लागू हो चुकी है और ये अब बिहार में, भारत में लागू की हुई है। भारत की किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने फ्रांस की एलिस रॉब के साथ में मिल करके $40,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब जीता? अब डबल्स का खिताब तो बात हो रही है यहाँ पर। डबल्स में 2 प्लेयर रहेंगे, एक प्लेयर बताया जा रहा है और फ्रांस की एलिस रब और दूसरी हैं टेनिस खिलाड़ी भारतीय।
वो कौन है? वो है अंकिता रैना। अंकिता रैना साथियों उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी हो गई हैं। अब आने वाले दिनों में आई होप ये सिया सानिया मिर्जा मतलब की तरह एक ऊंचाइयां छुएं। भारत में क्योंकि क्या होता है, खिलाड़ी उतना ज्यादा खास नहीं है। जैसे कि बैडमिंटन में तो चलो पीवी सिंधु हैं और भी जैसे कई खिलाड़ी हैं, लेकिन टेनिस में उतना खास खिलाड़ी कोई अभी भारत की तरफ से नहीं है। अब कौन है? सानिया मिर्जा जो थी एक, उनके बाद अभी कोई नहीं आया, बस वही थी, उनके बाद नहीं आया कोई। खैर, अब महिला टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब अंकिता रैना और एलिस रॉब ने जोड़ी ने जीता हुआ है। आप देख सकते हो डबल्स टाइटल फॉर अंकिता रैना एंड एलिस रॉब। तो ये डबल्स का टाइटल इनका इसी सीजन में तीसरा है। सोचो 2025 के तीसरे सीजन की बात करें, इसमें तीसरी बार डबल का खिताब इन्होंने जीता है। तो करियर की अगर बात करें तो कुल टोटल इनके कितने 32 यानी 32वीं डबल्स ट्रॉफी है। डबल्स ज्यादा खेलती हैं। और अंकिता रैना, जैसे ये अंकिता रैना तो बताते हम कि डॉलर में बात करें जो ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट था और ये पुर्तगाल के गोई मोरेस में आयोजित किया गया है। फ्रांस की जोड़ी है ये। हाल ही में आर्म्ड डुप्लांटिस ने कितने मीटर की छलांग लगा करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? अब आर्म्ड डुप्लांटिस ने कितने मीटर की छलांग लगाई है? तो ये छलांग की बात हो रही है, इसमें छलांग का रिकॉर्ड तोड़ा, खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आर्म्ड डुप्लांटिस जो है इनका नाम आपने सुना ही होगा और कई बार जैसे हमने आपको बताया है कि ये खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ के मतलब जीते हुए हैं। इन्होंने एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने मीटर में? 6.28 मीटर ऊंची छलांग लगा करके, ऊंची ही कहेंगे जैसे कि लंबी नहीं कहेंगे। एक्चुअली में क्या है, ये पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं और पोल वॉल्ट मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कि एक पोल लेकर के दौड़ते हैं और उसके बाद वो पोल रख के जंप करते हैं इस पोल के ऊपर से, और वो जंप कितनी मीटर की ऊंचाई पर होती है यही काउंट किया जाता है। तो ये 12वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। सोचो 12 बार है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, खुद का ही तोड़ चुके हैं। 6.28 मीटर की छलांग लगा करके अपना ये विश्व रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। डायमंड लीग मीट में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया है। ये घरेलू में मतलब स्थान के लिए, क्योंकि ये जो स्वीडन के खुद भी है और वहीं पर ये जीते हुए। ये 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं और 12वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके ये, खैर पिछला रिकॉर्ड की बात करें इनका 6.27 मीटर था और इस बार का जैसे आपको पता है एक और बढ़ गया है, 6.28 मीटर की छलांग लगाई है इन्होंने। अब आर्मन जो डुप्लांटिस हैं, नाम इनका याद रखना है आपको, और ये पोल्ट वॉल्ट के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके खिलाड़ी हैं आर्म्ड, तो ये पोल्ट वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। और पोल्ट वॉल्ट के जैसे अब अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? भारत का सबसे बड़ा है ये गति शक्ति मल्टी मॉडल, इसका उद्घाटन किया गया है। कार्गो टर्मिनल इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। जी हाँ, आपको ये याद रखना, ऑप्शन में जैसा हरियाणा दिखेगा और आपकी तरफ इसमें ध्यान रखना है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह की तरफ अगर आप देखो तो, लेकिन यहाँ पर है क्या? हरियाणा इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला बना है ये सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। तो ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार्गो को एक साथ मैनेज कर सकेगा और 45 एकड़ में बनाया जा रहा है। 45 एकड़ बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। 45,000 वाहन मतलब एक तरीके से व्हीकल जो होते हैं ना, गाड़ियां, वो इसमें आ सकते हैं। उद्घाटनकर्ता कौन है? इसके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ये हरियाणा के मानेसर में बनाया गया है और भारत का जैसा कि सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। अब 108 मल्टी मॉडल कार्गो जो टर्मिनल है ये यहाँ पर बनाए जाएंगे। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप जानते हो नायब सिंह सैनी यहाँ के कौन है? CM वर्तमान में। बंडारू दत्तात्रेय ये यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि क्या होगा, आपको आगे की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।